बिजली कभी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए, आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है, मुझे 1 प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है, कभी कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है, बहुत बुरी है ये काली कवि। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कवि का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कभी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कभी नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो, मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कभी जब हंडिया लेकर आती है तो वो खाली थी। ये क्या, इसमें तो चावल ही नहीं है, चावल कौन खा गया? जुगनू कौवा और बादल कौवा तो चुप बैठे हुए थे। ये जरूर तुम दोनों का काम है, अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगी? दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। पिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। फिर बिजली कभी तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो मगर कहाँ से? मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खा कर आ रहा हूँ। तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या, मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूँ? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, मेरे सारे चावल जुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूँ? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम चिड़िया से कहो मुझे 1 प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे। बिजली, पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड न किया करो। बिजली कभी सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया 1 प्लेट बिजली कभी को दे देती है।
और बिजली कभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ये आम का पेड़ मेरा है, मैं ही इस पेड़ से आम तोड़ूं। मानो चिड़िया और बिजली कभी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊँ। बिजली कभी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कभी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कभी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला, अब मैं कभी भी कोई गरम चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गरम चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कभी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कभी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कभी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कभी ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कभी वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कभी के पीछे पीछे जाती है। बिजली कभी छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था। इस बार बिजली कभी का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कभी की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कभी चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है।
उल्लू वैद्य बिजली कभी को टीका लगाता है। हुई माँ, मर गई। अरे कभी आप कभी दोबारा कोई गर्म चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली कभी अपनी चोंच खोलती है, लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है। बिजली बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी चाहते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती हैं। मानो चिड़िया और बिजली कभी तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली कभी भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली कभी वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कभी बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कभी को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कभी का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कभी चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी, वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था। आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया, चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ पेड़ तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी पेड़ की खोखर में देखो। फिर चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ की खोखर में देखती है, वहाँ तो ढेर सारा भोजन था। ये सब देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, क्या मैं कुछ फल अपने बच्चों के लिए ले जाऊँ? हाँ जरूर, अगर कोई भूखा पक्षी मिले तो उसकी मदद भी कर देना, क्योंकि मेरा जादू तुम्हें हर रोज भोजन देगा। फिर मानो चिड़िया उस पेड़ की खोखर से ढेर सारा भोजन ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाती है।
मम्मा, मेरे दोस्त किकी की मम्मा बीमार है। मम्मा, क्या मैं उसे भी फल दे आऊं? हाँ बेटी, हमें किसी मजबूर और मुश्किल में फंसे हुए पक्षी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया अगले दिन उसी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है और वहाँ से भोजन लेती है। चिड़िया को पेड़ से भोजन लेते हुए बिजली का भी देख लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर जा रही होती है तो बिजली का भी उसे रोक लेती है। चिड़िया बहन, क्या वो सूखा पेड़ मुझे भी भोजन देगा? हाँ बिजली बहन, वो सूखा हुआ पेड़ सभी पक्षियों की मदद करता है, लेकिन जो अच्छे, सच्चे और मेहनती पक्षी हो सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। मैं भी तो अच्छी कवि हूँ, मेहनती हूँ। मैं भी जाती हूँ और उस सूखे पेड़ से दाना लेती हूँ। फिर बिजली का भी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़, मेरी मदद करो, मुझे भी अपनी खोखर से भोजन लेने दो। कवि, तुम मेरे पेड़ की खोखर से भोजन ले सकती हो, अगर तू मेहनती और सच्ची पक्षी है तो। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं तो बहुत मेहनती हूँ और मैं जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी पेड़ की खोखर में झांक कर देखती है, लेकिन पेड़ की खोखर से मधुमक्खियाँ बिजली कवि पर हमला कर देती हैं और बिजली कवि वहाँ से भाग जाती है। बिजली कवि वहाँ से भागती है और मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन मधुमक्खियों से बचा लो। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि की जान बचाती है और वो मधुमक्खियों को वापस भेज देती है। बिजली बहन, याद रखना, अच्छाई का सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर, वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं, और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है, अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है, वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी, मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, वो सीधा कौवों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है, हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है, अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम, वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो, बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है क्या खाएंगे सब, अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मामा, अगर मैं चलूँ तो आपके साथ, हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ, मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना। ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो चावल लेकर घर जाती है और उसकी बेटी मीना और चावल तोड़ने लगती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल, बरसात आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात हो जाएगी। मानो चिड़िया बिजली की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है
चिड़िया अपने घर में चावल रखकर जब वापस आती है तो वो कौवे वहीं बैठे हुए थे। बिजली बहन, जाना है तो आ जाओ, वहाँ ढेर सारे चावल हैं। अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों भूख से मरोगे और वो सारे चावल पानी में खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटी सारे चावल इकट्ठे करके अपने घर ले आती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि दिन में रात हो गई हो और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब हमें कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। बारिश फिर ही अच्छी लगती है जब कुछ घर में खाने को हो। शाम हो जाती है लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। बादल जी, सबसे निकम्मे तुम ही हो जंगल में। बारिश आज शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भी दाना नहीं। चुप कर कर बैठ जाओ बिजली, तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं। अभी सुबह ही तो दाने खाए थे। जब बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो मैं किसी के यहाँ चोरी भी नहीं कर सकता क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने के कारण हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। कबूतर यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अगर चिड़िया की बात मानी हुई तो आज हम भी बरसात के मजे ले रहे होते। हाँ चीकू यार, ऐसी बारिश में भूख से मरने से अच्छा है कि हम कहीं से दाना ढूंढ कर लाएं। चलो कबूतर, बादल के पास चलते हैं। फिर तोता और कबूतर तेज बारिश में कौवों के घर जाते हैं। आओ चीकू और बंटी, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, हम तो खुद भूख से मर रहे हैं। दाना ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए हम दोनों तुम्हारी तरफ आ गए। बादल जी, तुम भी इन दोनों के साथ दाना ढूंढने जाओ, मैं मर रही हूँ भूख से। यार कबूतर, जो चिड़िया बता रही थी कि उस सूखी नदी में ढेर सारे चावल हैं, क्यों न हम वहीं जाएं? कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी बादल, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों तेज बारिश में नदी की ओर चले जाते हैं। शेर क्या, तोते और कबूतर, यहाँ तो पानी ही पानी है। जंगल में सुबह से काले काले बादल छाए हुए थे। शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने पक्के घर बना लिए थे। अब वो अपने परिवार के साथ अपने पक्के घर में सुरक्षित बैठे थे। उसी जंगल में एक मानो चिड़िया ने अभी तक अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बनाया था। वो तो बारिश में अपने तिनकों के घोंसले में भीग रही थी। कितनी तेज बारिश हो रही है, मैंने अभी तक अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बनाया। मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। कल ही तो मैं अपनी माँ के पास से आई हूँ। अगर अब मैं बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाऊंगी। फिर मानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई जगह तलाश करने लगती है। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा था। ये जगह ठीक है, आज की रात तो मैं यहीं पर गुजार लेती हूँ। सुबह तक तो बारिश रुक जाएगी, फिर मैं जाऊंगी और लकड़ियाँ खरीद कर लाऊंगी। उसी जंगल में 2 आलसी कौवे भी रहते थे जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। बादल जी, जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए हैं। एक तुम ही कामचोर हो जो अभी तक अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बना सके। नहीं नहीं बिजली, तुम गलत बोल रही हो। इस बार हमारे अलावा मानो चिड़िया ने भी अपना घर नहीं बनाया। लगता है वो चिड़िया भी हमारी तरह आलसी ही हो गई है। बादल जी, वो चिड़िया आलसी नहीं है, वो अपनी माँ के पास गई थी क्योंकि उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार थी। इसी कारण वो कल ही तो लौटी है, घर नहीं बना पाई होगी। बादल जी, अब हमें अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। आखिर कब तक हम इस छाते के नीचे ही बैठे रहेंगे? ये तो शुक्र करो कि मेरी माँ ने मुझे ये छाता दिया था। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुम चिंता नहीं करो। मैं सुबह ही जाऊंगा और लकड़ियाँ ले आऊंगा और अपना भी दूसरे पक्षियों की तरह एक पक्का घर बनाऊंगा। लेकिन बादल जी, हमारे पास तो अनाज ही नहीं है जिससे हम लकड़ियाँ खरीदेंगे। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, कल मैं अपने मामा जी से उधार में कुछ अनाज मांग लूंगा, वो मुझे मना नहीं करेंगे।
इसी तरह बातें करते करते वो पति पत्नी भी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। बारिश तो रुक गई है, अब जल्दी से जल्दी मुझे अपना लकड़ियों का पक्का घर बनाना होगा। मेरे पास ये 2 अनाज की पोटलियां हैं, मैं इन्हें ले जाती हूँ और लकड़ियाँ खरीद कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वो पोटलियां लेकर लकड़हारे पक्षी के पास जाती है। जब मानो चिड़िया कौवों के घोंसले के पास से जा रही थी तो बिजली कभी उसे देख लेती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया के पास तो 2 अनाज की भरी हुई पोटलियां हैं। फिर बादल कौवा चिड़िया को आवाज लगाता है। मानो बहन, जरा इधर आना। मानो बहन, कहाँ जा रही हो ये अनाज की पोटलियाँ लेकर? बादल भैया, इस बार मैंने अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बनाया, बस इसीलिए लकड़हारे पक्षी से लकड़ियाँ खरीदने जा रही हूँ। मानो बहन, तुम्हारे पास तो 2 अनाज की पोटलियाँ हैं, तुम्हें तो पक्की और मजबूत लकड़ियाँ मिलेंगी। वैसे मेरे मामा जी भी बहुत बड़े लकड़हारे हैं, उनके पास भी बहुत पक्की और मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। तुम बोलो तो मैं तुम्हें मजबूत और पक्की लकड़ियाँ अपने मामा जी से दिला देता हूँ। अच्छा बादल भैया, आपके मामा लकड़हारे पक्षी हैं, तो ठीक है, आप मुझे वहीं से लकड़ियाँ खरीद कर दे दें। ठीक है चिड़िया बहन, तुम ये पोटलियाँ मुझे दे दो और मैं तुम्हें थोड़ी देर में लकड़ियाँ ला कर देता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना लकड़ियाँ लेकर। ये कहते हुए मानो चिड़िया अपने घोंसले की ओर चली जाती है। बादल जी, तुमने चिड़िया से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे मामा जी लकड़हारे हैं? असल में तो तुम्हारे मामा जी तुम्हारी तरह आलसी और कामचोर हैं। हाँ बिजली, सब पता है मुझे। ये तो मैंने चिड़िया से झूठ बोला है, इससे हमारा ही फायदा होगा। अच्छा, वो कैसे? मैं लकड़हारे पक्षी के पास जाऊंगा और कम अनाज में लकड़ियाँ खरीद कर लाऊंगा और वो कच्ची लकड़ियाँ लेकर मैं चिड़िया को दे दूंगा। थोड़ी ना उस चिड़िया को मालूम होगा कि ये लकड़ियाँ मजबूत हैं या कच्ची, और जो चिड़िया का बाकी अनाज बचेगा उसमें और अनाज डालकर हम अपने लिए पक्की और मजबूत लकड़ियाँ ले आएंगे। अरे वाह बादल जी, क्या बेवकूफ बनाया है तुमने चिड़िया को। अब उस छोटी चिड़िया के अनाज से हम अपने घर की लकड़ियाँ खरीदेंगे। और फिर बादल कौवा लकड़हारे पक्षी के पास चला जाता है। बोलो बोलो कौवे, तुम्हें कैसी लकड़ियाँ चाहिए? लकड़हारे पक्षी, मुझे कच्ची लकड़ियाँ चाहिए जो बहुत सस्ती हों। फिर लकड़हारा पक्षी बादल कौवे को थोड़े अनाज के बदले में कच्ची लकड़ियाँ दे देता है और फिर बादल कौवा वो लकड़ियाँ लेकर घर चला जाता है। बिजली, देखो मैं ये कच्ची लकड़ियाँ ले आया हूँ। लेकिन बिजली, ये तुम्हारे पास इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से आईं? बादल जी, ये लकड़ियाँ तुम्हारा मामा देकर गया है और वो कह रहा था कि ये लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। देखो बिजली, ये दोनों लकड़ियाँ तो देखने में एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन किसी को क्या मालूम कि जो लकड़ियाँ मैं लाया हूँ वो कच्ची हैं और जो मेरा मामा देकर गया है वो लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। अच्छा बादल जी, जाओ तुम चिड़िया को उसकी कच्ची लकड़ियाँ दे आओ। बिजली, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर मैं सोऊंगा, बाद में जाऊंगा। ये कहते हुए बादल कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। बहुत प्यास लग रही है, नदी से पानी पीकर आती हूँ। और फिर बिजली कौवी भी नदी से पानी पीने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब बिजली कौवी पानी पीकर आती है तो बादल कौवा अभी तक सो रहा था। ये आलसी कौवा तो न जाने कब उठेगा। ऐसा करती हूँ, मानो चिड़िया की कच्ची लकड़ियाँ मैं ही दे आती हूँ। लेकिन इन दोनों लकड़ियों में से कच्ची लकड़ियाँ कौन सी हैं? हाँ, लगता है यही हैं, यही ले जाती हूँ। और फिर बिजली कौवी मजबूत लकड़ियों को कच्ची लकड़ियाँ समझकर चिड़िया के पास ले जाती है। मानो बहन, ये लो अपनी लकड़ियाँ। बादल जी अपने मामा से पक्की लकड़ियाँ ले आए हैं। बिजली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी बारिश का कुछ भी नहीं पता है कि कब शुरू हो जाए। मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर बिजली कौवी अपने घोंसले की ओर चली जाती है और चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बादल कौवा और बिजली कौवी भी उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर बनाने लगते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बादल और बिजली ने उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर बना लिया था। दूसरी ओर चिड़िया ने भी अपना पक्का घर बना लिया था।
अरे बाप रे, ये तो जंगल में काले काले बादल छा गए हैं। लगता है थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली है। शुक्र है मैंने अपना घर बना लिया है। अब मैं अपने घर में चली जाती हूँ। कुछ ही देर में जंगल में तेज हवाओं के साथ बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। बिजली, कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है चिड़िया का घर अब तक टूट गया होगा। हाँ बादल जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिजली का भी ने